मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर वारपुना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। खास करके नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स को आज हम लोग देखेंगे। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं ये हम लोगों का डेसिमल नंबर सिस्टम है और इसमें टोटल 10 अंक हैं, जिसको कि हम लोग पिछले क्लास में देखा था। ठीक है, इसके अलावे भी बहुत सारे नंबर सिस्टम हैं, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 2 अंक होते हैं, एक है 0 एक है 1। इन्हीं 2 अंकों की मदद से हम लोग सारे संख्याओं को लिखते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर सिस्टम है कितने। ठीक है, दूसरी बात एक चीज़ और हम लोग को अभी क्लियर कर लेते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो अंकों की संख्या होती है, ठीक है, या उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, उसको उस सिस्टम का आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है। समझे क्या? यानी कि मान के चलिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम, तो उसमें 10 अंक हैं, तो हम लोग कहेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है, या इसी को बोलते हैं रेडिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आधार। अर्थात नंबर सिस्टम जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसका आधार कितना है भाई? 10 है। इसका मतलब है कि उसमें टोटल 10 अंक होंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूँ बाइनरी का, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 अंक हैं। वैसे ही और भी जो नंबर सिस्टम्स होंगे, जैसे टर्नरी है, क्वाइनरी है। तो अब हम लोग नंबर सिस्टम के प्रकार को देख लेंगे। नंबर सिस्टम के प्रकार, साथ ही उसमें देखेंगे कि किस नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं, और जो कुल अंक होते हैं उसी को हम लोग रेडिक्स बोलते हैं। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी अंकन पद्धति। इसका जो बेस होता है या इसका जो रेडिक्स होता है वो होता है 2। इसमें मैक्सिमम 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1, और इन्हीं के मदद से हम लोग बाकी सारे संख्याओं को लिख पाते हैं। अब आपको संख्या और अंक में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी अंक और संख्या में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसका जो प्रीवियस वीडियो है जाके देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। दूसरा है टर्नरी नंबर सिस्टम। त्रिआधारी अंकन पद्धति, अर्थात इसमें मैक्सिमम 3 अंक होंगे, 0, 1 और 2। तीसरा है, इसको हम बोलते हैं क्वैनरी। क्वैनरी नंबर सिस्टम, इसको हम बोलते हैं पंचाधारी अंकन पद्धति। इसमें टोटल 5 अंक होंगे, इसी को पंचांकन भी बोला जाता है। पंचांकन पद्धति। चौथा है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं अष्टांकन पद्धति।
अष्टांकन पद्धति। इसमें टोटल 8 अंक होंगे 0 से लेके 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति और इसका जो बेस होता है वो होता है 10, अर्थात इसमें 10 अंक हैं। और एक और है, उसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं षोडश अंकन पद्धति। षोडश अंकन पद्धति अर्थात इसमें 16 अंक होते हैं। इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई इसमें 16 अंक कैसे होंगे, क्योंकि अगर 10 9 के बाद का बात करेंगे 10, तो उसमें तो 2 अंक आ जाते हैं। तो उसी को तो इस डेसिमल, ये जो नंबर सिस्टम है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक तो ये एज इट इज चलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग 10 के बदले लिखते हैं A B C D E F तक, यानी ये 16 अंक होते हैं। जब हम लोग हेक्साडेसिमल में अगर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे कि इस नंबर सिस्टम को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों के पास ये 6 नंबर सिस्टम है: बाइनरी, टर्नरी, क्वैनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। और यहाँ पे ये आपका इसका बेस दिया हुआ है। संभवतः कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाता है कि भाई ऑक्टल नंबर सिस्टम में अंकों की मैक्सिमम संख्या क्या होती है, अंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो आपको अगर ये आपके दिमाग में है, जहन में, तो यहाँ से डायरेक्ट आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव पद्धति या प्रणाली। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याएं, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि संख्या होता क्या है, और अब हम लोग देखेंगे कि संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। संख्या के प्रकार कौन कौन सा है। ठीक है, संख्या के प्रकार बहुत ही शॉर्ट में हम लोग इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले आता है इसमें से प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, इसका डेफिनेशन तो आप लोग जानते होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई? प्राकृतिक संख्या यानी जिससे वस्तु की गणना की जाती है, या फिर अब बताइए, हम लोग जब गणना करते हैं तो गणना का शुरुआत कहाँ से करते हैं? वैसे भी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गणना की शुरुआत कहाँ से होता है भाई? 1 से। 1 2 3 4। तो ये हम लोगों का प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 से शुरू होता है और इन्फिनाइट हो जाता है। इसका यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकते हैं वो पहले जानिए। यहाँ से मैं पूछ सकता हूँ कि छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1।
और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो वो इन्फिनाइट है, या फिर वो निकालना संभव नहीं है। दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। डेफिनेशन आपको पता है, लेकिन उससे सवाल कैसे कैसे पूछा जा सकता है वो जानना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या पूर्ण अर्थात होल, जब प्राकृत संख्या में हम लोग शून्य को शामिल कर देते हैं। किसको शामिल कर देते हैं? शून्य को। तब ये कहलाता है होल नंबर। यानी प्राकृत संख्या में अगर शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है दोनों? 0। और सबसे बड़ी, तो फिर वही बात आ गया, इन्फिनाइट। अब एक चीज़ और गौर कीजिए, ये जो प्राकृत संख्या है ये पूरा का पूरा प्राकृत संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये प्राकृत संख्या है ना जी। अर्थात पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात है, प्राकृत संख्याओं को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग w से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर। अब इंटीजर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इंटीजर नंबर जो है, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक। जैसा कि नाम से ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा अंक होगा। पूर्णांक अंक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। पूर्णांक मतलब जो कि पूरा पूरा हो। ठीक है। अर्थात ये जो प्राकृत संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। अगर इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन पूरा का पूरा, तो वो पूर्णांक संख्याएं बन जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ -5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब पूर्णांक का मतलब है पूरा पूरा अंक, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो। एक बात और जान लीजिए, यहीं से जानिए, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है दोनों? यानी जो कि पॉजिटिव रहे, फिर धन में रहे, या जिसका मान 0 से बड़ा रहे, वो सभी धनात्मक संख्याएं कहलाती है। और जो जिसका मान 0 से छोटा रहे वो ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। अर्थात अगर मैं बात करूं, ये सभी यहां से लेके यहां तक धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 से छोटा मतलब ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अगर आपके मन में ये चीज़ आ रहा है क्या 0 तब क्या होगा? 0 धनात्मक है या 0 ऋणात्मक है, या दोनों है, या फिर कोई नहीं है? ये 4 चीज़ें हो सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, 0 ना तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। 0 को स्वतंत्र रखा गया है, ना तो ये धन पूर्णांक है और ना ये ऋण पूर्णांक है। ठीक है। तो अब हम लोग पूर्णांक संख्याओं का एक और डेफिनेशन दे सकते हैं।
क्या भाई, हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और शून्य सम्मिलित हो, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ डेफिनेशन नहीं जान रहे हैं, बल्कि उससे उससे संबंधित आने वाले जो सवाल हैं उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। अब एक आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, इवन नंबर। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, वही संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं? सम संख्या कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc। अब एक बात और जानिए कि सम संख्या को पहचानने का भी एक रूल होता है कि जो जितनी भी सम संख्या होंगे उनका जो इकाई का स्थान होगा, इकाई के स्थान पे क्या क्या अंक होगा? इकाई का स्थान मतलब अंतिम अंक। हम लोग पहले पिछले क्लास में भी लोग देखे थे। अगर किसी संख्या के इकाई का स्थान पे 0, 2, 4, 6 और ये 8, ये 5 अंक अगर इकाई के स्थान पे रहेंगे तो वो सभी क्या होंगे भाई? वो सभी सम संख्याएं होंगी। ठीक है, एक और देख लेते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? वैसी संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, अर्थात जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, वे सभी विषम संख्या हैं। अर्थात जो सम नहीं होगा वो सब विषम होगा। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अच्छा, इसको पहचान भी सकते हैं ना भाई? इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे भाई? कि इकाई के स्थान को देखेंगे। तो अगर इकाई के स्थान पे क्या क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 अगर अंक अगर इकाई के स्थान पे रहेगा तो वो सभी क्या होंगे भाई? वो सभी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके डेफिनेशन को देखिए। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। क्या क्या? गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो। क्या क्या? एक और स्वयं, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो। पहला एक, दूसरा स्वयं, यानी कि जिसमें केवल एक से भाग लगे या फिर उसी संख्या से भाग लगे, वे सभी क्या कहलाएंगे? वे सभी प्राइम नंबर कहलाएंगे, वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, जैसे एग्जांपल में बात करूं, जैसे 5, 5 में या तो एक से भाग लगेगा या स्वयं 5 से ही लगेगा। क्या इसके अलावा किसी और से लगता है? नहीं लगता है। 11, 11 में या तो एक से भाग लगेगा या फिर 11 से लगेगा। ये अभाज्य संख्या है। 13, 13 में या तो एक से लगेगा या फिर 13 से ही लगेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 6, तो 6 में एक से लगेगा, 6 से भी लगेगा
लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें 2 से भी लग जाता है और 3 से भी लग जाता है। इसका मतलब तब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या होने के लिए इसे मान 21 का मैं बात करूं तो 21 में 1 से भी लग जाता है और दुर्भाग्य से 3 से भी लग जाता है, 7 से लगता है और 21 से लगता है। इसके बहुत सारे गुणनखंड हो गए। तो गुणनखंड कितना होना चाहिए? केवल 2, 1 और स्वयं। यहाँ तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ना तो ये अभाज्य संख्या है ना तो ये अभाज्य संख्या। यहाँ से एक और सवाल कई बार पूछा गया है कि जो 2 है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है? तो लिखते हैं पहले 2 के बारे में देखते हैं। क्या 2 का कितना गुणनखंड है? 1 और 2, केवल 2 ही गुणनखंड है, अर्थात ये अभाज्य संख्या है। तो 2 एक ऐसा मात्र अभाज्य संख्या है जो कि सम भी है, यानी वो संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, वो केवल और केवल 2 है। ठीक है। अच्छा, जो अभाज्य संख्या नहीं होगा तो वो क्या होगा? वो भाज्य संख्याएं होंगी। हमेशा नहीं, देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर। ये हम लोग डेफिनेशन नहीं बल्कि उस पे सवालों को कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। अर्थात भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वो है जिनके के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों। गुणनखंड क्या हो? 2 से ज़्यादा, 3, 4, अर्थात जिसमें 1 और स्वयं के अलावा भी किसी से अगर उसमें भाग लग जाए वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 15, इसमें 1 से भी भाग लगता है और 15 से भी लगता है, लेकिन इसके अलावा 3 से भी लग रहा है और 5 से भी लग रहा है, अर्थात इसका गुणनखंड देखिए कितना गुणनखंड हो गया? इसका 4 गुणनखंड हो गया। जैसे 9 का देखिए 1 से भी भाग लगता है और 9 से भी लगता है, लेकिन 3 से भी तो लग जा रहा है। ये क्या हो गया भाई? ये भाज्य संख्याएं हुई। अर्थात भाज्य संख्याएं क्या है? वैसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। एक चीज़ और देखिए, सहअभाज्य संख्या, नाम सुने होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ हम लोग परिचय कर रहे हैं, यानी उन संख्याओं से आपका परिचय हो रहा है। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या है? ये संख्याओं का एक युग्म होता है। क्या होता है? युग्म, अर्थात जोड़ा, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात जैसे कोई भी संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 और 7 लीजिए, इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड, 5 का भी गुणनखंड 1 और 5 है और 7 का गुणनखंड 1 और 7 है, अर्थात दोनों में कॉमन बस 1 है, यानी जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल 1 हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों अभाज्य हो। जैसे मान के लिए मैं अभी बात करूं 9 और 22 का बात करूं, 9 और 22 में ना तो 9 अभाज्य है और ना ही 22 अभाज्य है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को एक साथ बात करूं तो ये क्या है? सहअभाज्य, क्योंकि 9 जो है, 9 का गुणनखंड क्या क्या है? 9 का गुणनखंड है 1, 3 और 9, और 22 का गुणनखंड क्या है? 1, 2, 11 और 22।
लेकिन अगर दोनों का कॉमन का बात करूं, उभयनिष्ठ का बात करूं कि दोनों में है, वो केवल एक है, अर्थात ये सहअभाज्य संख्या है। क्या सहअभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? एक संख्या और मैं लेता हूं, 15 और 28। आपको दिखाई दे रहा होगा ना तो 15 अभाज्य है और ना ही 28 अभाज्य है, लेकिन अगर मैं दोनों को एक साथ रखूं तो यह सहअभाज्य है, क्योंकि 15 और 28 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो केवल एक है, अर्थात यह सहअभाज्य संख्या है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वे संख्या युग्म जिनका HCF एक हो, वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। देखिए अभी इसका हम लोग सिर्फ परिचय देख रहे हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर वहाँ पे जब मैं बोलूँगा कि भाई सहअभाज्य संख्या युग्म बताइए, तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते रहते हैं और संख्याओं को। एक होता है आपका परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी परिमेय संख्या क्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे मान के लिए, और दूसरी बात, यानी जिसका खुद का एक वैल्यू हो, जिसका कि फिक्स्ड वैल्यू हो, वो परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे अपरिमेय का अगर मैं बात करूँगा, कि जब आप अपरिमेय को समझिएगा तब आपको परिमेय भी अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरे अगर मैं पूछूँ भाई 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम लोग 5/1 के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है जिसे कि हम लोग P/Q के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं भाई? से मान के मैं बात करूं √2 का। दूसरी बात एक और समझिए कि √2 का कोई, जब आप इसका रूट निकालना शुरू कीजिएगा तो एक फिक्स वैल्यू नहीं आएगा, आप उसको बढ़ते जाइए और इसका वैल्यू आगे आते रहेगा अनंत तक। तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, √2, √5। साथ ही साथ आप कभी कभी देखे होंगे कि जो मतलब आप संख्याओं से मैं लिखूँ 0.1, 001, 0001, 00001, 00001। अब जरा इसको देखिए, ये जो पैटर्न है, ये एक पैटर्न में तो है, लेकिन ये लगातार अनंत तक चलता रहेगा, अर्थात इस प्रकार के संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। एक और संख्या है वास्तविक संख्या। रियल नंबर, इसी रियल नंबर के अंतर्गत हम लोगों का परिमेय और अपरिमेय, अर्थात जो परिमेय संख्या नहीं है वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अब जरा देखिए, गौर से देखिए, तो यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले था प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इस संख्या में क्या क्या था, 1, 2, 3, 4 ये सब था। इसी में अगर जीरो को शामिल कर लिए तो ये क्या हो गया,
तो ये बन गया पूर्ण संख्या। अर्थात प्राकृत संख्या, जितना भी प्राकृत संख्या है वो ऑटोमेटिक पूर्ण हो गया। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जो प्राकृत है, प्राकृतिक संख्या जो है वो सभी प्राकृत संख्या जो वो पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा क्या? तो नहीं। अच्छा, इसी में अगर हम लोग निगेटिव वाले को जोड़ दिए, -5, -4, -3, जब निगेटिव वाले को शामिल कर लिए तब ये बन गया पूर्णांक संख्या, है कि नहीं? अर्थात पूर्णांक का बात करूं तो इसमें ऑटोमेटिक पूर्ण आ गया और उसके अंदर ऑटोमेटिक प्राकृतिक संख्या आ गया। अर्थात अगर मैं कहूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या होंगी, तो बिल्कुल होंगी, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं के अंदर ही प्राकृत संख्या है। अच्छा, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होंगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों भाई? क्योंकि पूर्णांक संख्या इतना बड़ा है, उसमें से प्राकृत संख्या केवल इतना सा है। अर्थात जो प्राकृत संख्या हैं वो ऑटोमेटिक पूर्ण संख्या होंगी, ऑटोमेटिक वो पूर्णांक संख्या होंगी। दूसरा अगर मैं बोलूं कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, तो जी हाँ, बिल्कुल होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या इतना सा है और वो पूर्णांक संख्या का एक हिस्सा है। ठीक है, तो अभी हम लोग संख्याओं के प्रकार को देखा, उससे पूछे जाने वाले समस्याओं को भी देखा कि वहाँ से सवाल को कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर के प्रकार को देखें कि संख्या के कौन कौन से प्रकार हैं या फिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती है और संख्याओं के प्रकार से सवाल कैसे पूछे जाते हैं उनको भी देखा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि संख्याओं का जो भी क्लासिफिकेशन है या फिर जो वर्गीकरण है वो आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका मतलब रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और आपके जो भी सवाल हैं उसको एक बार पुनः क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को कम से कम ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।